गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की को अच्छा बनाने के लिए, आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम अच्छा जाए और कम समय में आप अच्छा अध्ययन करके जाएं, जिससे आपका जो सेमेस्टर एग्ज़ाम का पेपर है वो अच्छा जाए। उस दृष्टि से यह वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आ रहा हूँ। आज आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकट भविष्य में होने वाला है और कॉन्ट्रैक्ट संविदा विधि साधारणतः शुरुआत में समझ में नहीं आती है, थोड़ा टिपिकल होता है पेपर, क्योंकि ऐसे शब्दों का समावेश इसमें होता है जो शायद आपने सुने नहीं होते हैं, जिसके कारण ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ भी लॉ में आप सभी को लग सकता है। आपका जो सिलेबस है वो 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है, 5 मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है और हर मॉड्यूल से लगभग 2-2 क्वेश्चन आएंगे। और शॉर्ट नोट्स का BLLB में भी एक लास्ट में क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन बनता है, वहाँ से शॉर्ट नोट्स में भी कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस आधार पर आपको अच्छे से अच्छा आंसर देने होते हैं। आप प्रयास कीजिएगा कि जो आप अपना आंसर लिख रहे हैं, लॉन्ग टाइप आंसर्स लिख रहे हैं, उस आंसर को सिनॉप्सिस बेस्ड लिखें। मैं अपने चैनल पर हाउ टू राइट आंसर करके एक वीडियो अपलोड करूंगा, उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा, जिसके माध्यम से के आंसर को लिखने का पैटर्न क्या होना चाहिए, किस हिसाब से आपको लिखना चाहिए, ये फॉलो करेंगे तो आपको जो एग्ज़ाम है आपका वो अच्छा जाएगा। डेफिनेटली ही अच्छा जाने वाला है और अच्छा जाएगा ही। तो डिस्कस करते हैं टाइम ना लेते हुए। मॉड्यूल वन में आपको 2 क्वेश्चन आपके पेपर में रहेंगे, जिसमें अच्छे टॉपिक्स हैं और यहाँ से 5-6 क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कम से कम इस यूनिट से 4 टॉपिक पढ़ के जाइएगा। पहला कॉन्ट्रैक्ट संविदा, दूसरा प्रपोजल प्रस्ताव, तीसरा एक्सेप्टेंस स्वीकृति और चौथा एग्रीमेंट करार। ये अपने आप में एक मेजर टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट के, और इन टॉपिक्स को पढ़ना बेहद अनिवार्य है। और भविष्य में यदि आप कंपटीशन एग्जाम में भी बैठते हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो बात करते हैं संविदा की। संविदा पर यदि प्रश्न आता है तो किस प्रकार से आ सकता है। कॉन्ट्रैक्ट पर जो क्वेश्चन है वो व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट, संविदा से आप क्या समझते हैं। डिस्क्राइब द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा के आवश्यक तत्वों की का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से भी क्वेश्चन हो सकता है, या फिर ये क्वेश्चन हो सकता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, अर्थात सभी संविदाएं करार हैं लेकिन सभी करार संविदा नहीं है। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसके आंसर आप देखेंगे तो आपको आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपका प्रस्ताव पर हो सकता है, प्रपोजल पर हो सकता है। प्रपोजल को भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2A में परिभाषित किया गया है और कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल पे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, ऑफर के रूप में भी बन सकता है क्वेश्चन। तो प्रस्ताव के टॉपिक को आप पढ़ के जाइएगा। तीसरा जो टॉपिक है वो है एक्सेप्टेंस का, स्वीकृति का। स्वीकृति पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसके आवश्यक तत्वों को पूछा जा सकता है, उसके संसूचना के बारे में, उसके प्रतिसंहरण रिवोकेशन के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है एग्रीमेंट, करार। करार को भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2E में परिभाषित किया गया है, तो आप करार को पढ़ के जाइएगा। एंड काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट के बारे में भी पढ़ के जाइएगा, करार के प्रकारों के बारे में। यहाँ से ये जो मैं 4 टॉपिक आपको मॉड्यूल 1 में बताए हैं, यहाँ से प्रश्न बनने की पूर्ण संभावना है और यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। दूसरा जो मॉड्यूल है उसमें टॉपिक्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन यदि आप बेसिकली 2 टॉपिक को पढ़ें और थोड़ा सा डीप में पढ़ लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन मॉड्यूल 2 में मिस नहीं होगा। पहला कंसिडरेशन, प्रतिफल। प्रतिफल को आवश्यक रूप से पढ़ें। प्रतिफल को पढ़ने के लिए आप बेयरेट के सहारे से धारा 2D पढ़ें और सेक्शन 23 और सेक्शन 25, इन तीनों सेक्शन पर आधारित प्रश्न आ सकता है। और इन तीनों कॉन्सेप्ट को यदि आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली मॉड्यूल 2 में शायद इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं बनेगा कि आपसे ना बने, इसलिए कंसिडरेशन को विशेष तौर पर पढ़ के जाएं। इसके बाद आता है फ्री कंसेंट, स्वतंत्र सम्मति। स्वतंत्र सम्मति पर भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है और स्वतंत्र सम्मति में
क्या स्वतंत्र सम्मति के अंतर्गत नहीं आता। इस विषय पर 5 टॉपिक आते हैं, उन 5 टॉपिक में से भी किसी एक को पूछा जा सकता है। तो यदि आप 5 टॉपिक में से भी कोई टॉपिक आ रहा है तो भी आप फ्री कंसेंट से उसको स्टार्ट करें और थोड़ा थोड़ा उनके बारे में जान लें। अब ये 5 टॉपिक कौन से हैं? CUFMM, इस तरीके से मैंने आप लोगों को कोड करके इस टॉपिक को बोला था कि कोयर्सन अर्थात प्रपीड़न, U मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस, असम्यक असर, F मतलब फ्रॉड कपट, M मतलब मिसरिप्रेजेंटेशन और सेकंड M मतलब मिस्टेक भूल। तो यदि कोई संविदा प्रपीड़न, असम्यक असर, कपट, दुर्व्यपदेशन और भूल से नहीं कारित की गई है तो वह स्वतंत्र सम्मति होती है। तो इन 5 टॉपिक्स को आपको थोड़ा थोड़ा करके देख लेना है। यदि सेक्शन से समझना चाहें तो सेक्शन 13 से लेकर 22 तक इन विषयों को एलैबोरेट किया गया है। तो इन सेक्शंस को पढ़ के जाएंगे तो या तो आप कंसिडरेशन आप पूरा पढ़ लेते हैं तो मे बी 99% संभावनाएं हैं कि आपको वहाँ से प्रश्न मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो यहाँ से टॉपिक आ जाएगा। तो आप फ्री कंसेंट का टॉपिक पढ़ के जाएं और कंसिडरेशन का पढ़ के जाएं, आपका सेकंड मॉड्यूल से आंसर आएगा। मे बी यहाँ से शॉर्ट नोट्स भी आपको 6वें क्वेश्चन में BLLB के स्टूडेंट्स को मिल सकते हैं। थर्ड जो टॉपिक है, थर्ड मॉड्यूल है, उसमें 2 प्रकार के टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें एक पार्ट आता है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस जो 51 से लेकर 58 धारा तक भारतीय संविदा अधिनियम में बताया गया है, लेकिन उसके सेक्शन 56 पर बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं, नैराश्यता का सिद्धांत बोलते हैं। इस सिद्धांत पर सत्यव्रत घोष बनाम मंगनी नाम का एक इंपॉर्टेंट केस है जिस पर आधारित एक प्रश्न आ सकता है। दूसरा, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा का उन्मोचन कैसे होता है, इस विषय को लेकर भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके कई प्रकार के हैं। परफॉर्मेंस पालन से भी हो सकता है, एग्रीमेंट करार से भी हो सकता है, अगर ब्रीच होता है तो भी इन्मोचन हो जाता है, और यदि कोई ऐसी कॉन्ट्रैक्ट है जो इम्पॉसिबल हो गया है देन ऐसी स्थिति में भी डिस्चार्ज हो सकता है। तो इन विषयों को यदि आप सिलेबस के टॉपिक से भी पढ़ लेंगे तो आप आंसर लिख पाएंगे। चौथी जो यूनिट है वो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसको संविदा की धारा 37 से लेकर 67 तक बताया गया। यहाँ से क्वेश्चन कई प्रकार के बन सकते हैं, जिसमें से आप यदि पढ़ पाएँ संविदा के पालन के संबंध में तो ऐसी संविदाओं के बारे में जो धारा 62 से लेकर 67 तक दी गई उनको पढ़ लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और रेमेडीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर एक क्वेश्चन मिलने की संभावना है, क्योंकि 3 टॉपिक हैं रेमेडीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो धारा 73 से लेकर 75 तक बताया गया है। संविदा के उपचार, उस विषय पे भी क्वेश्चन बनेगा और वो क्वेश्चन भी आपको हेल्पफुल हो सकता है। इन टॉपिक्स को यदि आप पढ़ के जाएंगे, यदि हो सके तो 4th मॉड्यूल में 73 से 75 पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन इसलिए क्योंकि जब आप सिलेबस देखोगे 3 मेजर टॉपिक रहते हैं, तो हर टॉपिक से कोई ना कोई टच होता है। और सबसे अच्छा तरीका होता है लास्ट ईयर की यदि आप पेपर देख लेते तो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं तो मोस्टली रिपीट नहीं होते, इसलिए उन टॉपिक्स में से जो नहीं पूछा गया उसको आप पढ़ के जाते हैं तो भी आपको एग्जाम में लाभ मिलता है। ऐसा मैं जब मैं एकेडमिक सिस्टम में था तो मैं करता था। और सिलेबस का जरूर अध्ययन करें, सिलेबस बहुत आवश्यक होता है किसी भी सेमेस्टर एग्जाम को बड़ी आसानी से क्रैक करने का और अच्छे नंबर पाने का। लास्ट मॉड्यूल है 5वां मॉड्यूल, 5वीं यूनिट, जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 पर आधारित है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम एक बड़ा अच्छा अधिनियम है। सिविल की जो मोस्ट ऑफ प्रैक्टिस है वो इसी रिलीफ पर आधारित, इसी उपचारों पर होती है। बड़े अच्छे उपचार बताए गए हैं और इसमें आपको 3 पार्ट में विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम को विभाजित किया गया है। 3 पार्ट में से मैं समझता हूँ कि जो लास्ट पार्ट है प्रिवेंटिव रिलीफ का, निवारक अनुतोष का, यदि वो चैप्टर आप पढ़ के जाते हो 36 से लेकर 44 तक है, जिसमें से 43 और 44 को रिलीफ कर दिया गया सेक्शन को। तो यदि आप व्यादेश, जिसको हम साधारण भाषा में स्टे कहते हैं, तो व्यादेश को आप पढ़ के जाओगे इंजंक्शन को कि अस्थायी व्यादेश क्या होता है
और स्थायी व्यादेश क्या होता है, टेम्पररी इंजंक्शन, परपेचुअल इंजंक्शन, कब इसको दिया जा सकता है, कब नहीं दिया जा सकता। सेक्शन यदि बेसिकली कहें तो सेक्शन 36, 37 और 38 और 41, यदि ये सेक्शंस आप पढ़ के जाते हो तो आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और 5वीं यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि यदि आप दूसरे पार्ट में जाते हो तो आपने यदि अध्ययन नहीं किया है तो आप दूसरे पार्ट का जो स्पेसिफिक रिलीफ है, 6 प्रकार के वहाँ पर रिलीफ बताए गए, रिकवरी ऑफ पोजीशन का, कब्जा वापसी का, डिक्लेरेटरी डिग्री का, घोषणात्मक डिग्रियों के संबंध में, या फिर कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में, या फिर आप रेक्टिफिकेशन के बारे में, संशोधन के बारे में लिखत के, या फिर आप रिशिशन विखंडन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये टॉपिक थोड़ा सा मेजर हैं, वो आपको पढ़ने में थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है, डिफ़िकल्टी हो सकती है, जिस वजह से आप यदि नेक्स्ट पार्ट टच करते हैं तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और यदि आप पढ़ सकते हैं तो आप डेफिनेटली सेक्शन 26 पढ़िए, 27 पढ़िए, आप 31 पढ़ के जाइए, आप 34, 35 पढ़ के जाइए। तो इन सेक्शन से भी आपको क्वेश्चंस वहाँ पे एग्जाम में मिल सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूर्ण संभावना रहती है। इस प्रकार से ये जो संविदा विधि का पेपर जो LLB BLLB के प्रथम सेमेस्टर में है, ये वीडियो आप लोगों के लिए, आपके एग्ज़ाम में शीघ्र तैयारी करने के लिए, अच्छे टॉपिक्स पढ़ने के लिए बनाया है। ऐसे ही वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी क्लासेस के, चाहे वो BLLB के हों, चाहे LLM के हों और चाहे LLB के हों, सब लोगों के लिए बनाने का प्रयास करूँगा। जिन लोगों को लाभ मिल पाएगा उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूँगा। आप लोग श्री गणेश लॉ एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में इसकी मदद मिलेगी। एक वीडियो जो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ आज या कल अपलोड हो जाएगा कि आंसर कैसे लिखें, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या एग्ज़ाम में आंसर लिखने की आती है। उस एग्ज़ाम में आंसर का तरीका, यदि आपने प्रेजेंटेशन अच्छा किया देन यू हैव परफॉर्म हाफ ऑफ योर क्वेश्चन, आपने 50% काम कर दिया है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें आप लोग, हाउ टू राइट आंसर इन सेमेस्टर एग्जामिनेशंस। ये LLB BLLB LLM सबके लिए लाभकारी रहेगा। तो हो सकता है कि कल आपको वो वीडियो हाउ टू राइट आंसर मिल जाए, उसको आप देख लीजिएगा और उस हिसाब से आप आंसर राइट कीजिएगा, जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आप सफल तो हो ही रहे हैं, उस सफलता में एक पैरदान और आगे बढ़ाएंगे, ऐसी अपेक्षाओं के साथ फिर से नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे श्री गणेश लॉ एकेडमी के चैनल के साथ। धन्यवाद।